हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर। कैसे हैं सब लोग? जल्दी से सब लोग आ जाइए, मिलके हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या किया आज सभी ने सुबह से? कितने लेक्चर्स देखे अनअकैडमी पे? जल्दी से बताइए मुझको। और बेटा थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। अब जब मौसम चेंज होता है तो हेल्थ ज्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है ना? और वैसे भी ये क्या हो रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो हमें और ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना? तो बढ़ते हैं आगे। हेलो हेलो बेटा, हेलो ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है। मैंने डीएड किया है, बीए किया है, बीएड किया है। मुझे 9 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा सीटेट क्वालिफाई है। मैं आपको अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हिंदी पढ़ाती हूँ, ठीक है ना? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग 9th क्लास की हिंदी पढ़ते हैं एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम लोग 10th क्लास की हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है ना? अनअकैडमी पे जो मेरी क्लास होती है वो 9th क्लास के लिए दोपहर 12 बजे क्लास होती है और 10th क्लास के लिए शाम के 5 बजे क्लास होती है, ठीक है ना? किसी को भी क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है ना? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ होगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए बेटा, अपने गोल्स को मैनेज करिए। आप सीबीएसई क्लास 9th में हैं या फिर आप सीबीएसई क्लास 10th में हैं। आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेटा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना? आपको इसमें एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है जिससे आप इजीली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अनलिमिटेड आपकी एक्सेस होती है, ठीक है ना? आपका जब एक 3 सेशन हो जाते हैं तो एक आपका डाउट सेशन होता है, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट भी होता है, ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है बच्चों? और ये हमारे टीचर्स हैं जो अलग अलग टाइमिंग पे आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। बच्चों आप सभी के लिए ये सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? आप हमारे टेलीग्राम ऐप के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। यस, तो सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखो, सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली क्विज होते हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है ना? प्लान्स अलग अलग हैं। अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको जो है हर मंथ 1250 रुपए पे करना होगा, ठीक है ना? तो ये प्लान ले लीजिए और प्लान लेने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करिए विशाखा यूबी, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यस, देखो, एक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, आइकॉनिक में भी पढ़ाते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लास होती है, आइकॉनिक में भी होती है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, आइकॉनिक में भी होते हैं। इसमें क्रिएटिव कॉर्नर है ये भी, लेकिन आइकॉनिक क्लासेस में आपके लिए क्या नया है, देखिए, पर्सनल मेंटर मिलता है, यानी एक ऐसा टीचर आपको मिलेगा जो हर वक्त आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेगा। लाइव डाउट सेशंस होते हैं, पेरेंट कनेक्ट रहते हैं, है ना? आपके पेरेंट्स कनेक्ट रहते हैं कि आपको कैसे मतलब टीचर से, उस मेंटर से मिलके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? यानी पेरेंट्स की भी कनेक्टिविटी रहती है। बेटा ये क्यों जरूरी है? आजकल जो है बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते करते चीजों का गलत फायदा उठाने लगते हैं ना,
तो पेरेंट्स की कनेक्टिविटी से पेरेंट्स भी अवेयर रहेंगे कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, ठीक है ना। स्टडी प्लानर ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया और पढ़ लिया, पूरे एक स्टडी प्लानर होते हैं, ठीक है। तो मेंटर होगा, वो आपकी स्टडी को प्लान करेगा, आपको किस दिन क्या कैसे पढ़ना है। तो जल्दी से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, है ना। इसको लेने के लिए आपको एक साल में 28,000 रुपए देने होंगे, जो कि बेटा बहुत चीप है अगर हम एक अच्छा परसेंटेज लेना चाहते हैं तो, ठीक है ना। और सभी के लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें, दैट इज विशाखा यूबी। ओके क्लास, तो आगे चलते हैं। यस, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का भाग 2 कक्षा 10वीं का पाठ है लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी ने लिखा है। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई थी, 1976 में हुई थी, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा यशपाल जी के बारे में जान लीजिए। देखो बेटा, लेखक के बारे में पता होना ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि लेखक के व्यक्तित्व से, लेखक के बारे में पढ़ के हमें पता लगता है कि वह पाठ में उन्होंने क्या सम्मिलित किया होगा, ठीक है। तो यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, और जब भगत सिंह और सुखदेव से उनका परिचय हुआ तो फिर वह उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना हिस्सा लिया, वे क्रांतिकारी बन गए। और जब उन लोगों से जुड़ गए, कुछ ऐसे कार्य करे अपने देश के लिए कि उनको जेल भी जाना पड़ा। फिर उनकी 1976 में मृत्यु हो गई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवाद शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमताओं, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुख्य हैं। उनकी कहानी संग्रह में ज्ञानवान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, ठीक है। देखो कि जो भी उन्होंने कहानी लिखी है उससे पता लगता है कि वह कितने उच्च विचार वाले इंसान थे। दुनिया फूलों का कुर्ता, उनका झूठ सच, उपन्यास, भारत विभाजन की त्रासदी, ये सब उनके मुख्य हैं, ठीक है। और उनकी जो भाषा है, भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता के रचनागत विशेषता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, यशपाल जी ने जो लखनवी अंदाज लिखा है, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लो। मतलब पाठ में प्रवेश, थोड़ा सा पाठ के बारे में भी बताऊंगी जिन बच्चों ने पाठ के बारे में नहीं पता है, ठीक है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, कि अगर कोई कथ्य ना हो, अगर कोई टॉपिक ना हो तो कोई कहानी हम नहीं लिख सकते, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। स्वतंत्र रचना क्या होती है? वह रचना जो हमने देखा और लिख दिया, उसमें हमने आलतू फालतू की चीजों को सम्मिलित नहीं किया, अपनी इमेजिनेशन को सम्मिलित नहीं किया, जो आसपास देखा वही लिख दिया। यशपाल जी ने भी ऐसे ही किया है, ठीक है। यशपाल उस पत्नीशील सामवर्ती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है, ठीक है। यानी उन लोगों के बारे में बात किया है कि जो कि वास्तविक जीवन नहीं जीते हैं, अपने आसपास एक बनावटी जीवन को बना लेते हैं। कहना ना होगा कि आज के समय में ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है, यानी ऐसे लोगों को देखा जा सकता है जो इसी संस्कृति को अपना रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, लेखक जो होते हैं वे क्या करते हैं, उन्हें कहानी के बारे में लिखना होता है, ठीक है ना। तो सोचना होता है, तो वह जो है पास का ही सफर करने के लिए पैसेंजर ट्रेन में वह सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्लास का टिकट वह ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब वे पहुंचते हैं तो एक नवाब साहब वहां ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं। अब जब नवाब साहब वहां बैठे हुए होते हैं, वो क्या देखते हैं कि नवाब साहब सामने की बर्थ क्या होती है, जब आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो देखा होगा ना कि
सीट्स होती हैं, सीट्स को बर्थ कहते हैं, वहां पर बैठे होते हैं और वहां पर बैठने के बाद उन्होंने आलती पालती मारकर सफेद कुर्ते पजामे में बैठे होते हैं, उनके सामने एक तौलिया बिछा होता है, उसमें 3 खीरे रखे होते हैं। अब खीरे, अब मतलब वो समझ जाते हैं कि हो सकता है भाई इन्होंने खीरे खाने, इत्मीनान से ही खीरे खाएंगे, लेकिन जैसे ही लेखक वहां चले जाते हैं उनके सीट के पास तो वह थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, उन्हें अटपटा सा लगता है। अब लेखक भी मतलब उनसे, मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि उनसे कोई बात ही नहीं करता, तो लेखक भी उनसे बात नहीं करते हैं। थोड़ी देर में वो लेखक को बोलते हैं, जनाब सलाम वालेकुम, क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे, क्या खीरे का शौक फरमाएंगे? तो लेखक, अब वो लेखक की भी ईगो होती है, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। अब वो क्या करते हैं, खीरे को काटते हैं, है ना, खीरे को काट के फाकों को सजा देते हैं, फाके मतलब पीस, ठीक है, और उसको लेते हैं अपने नाक तक लेके जाते हैं, सूंघते हैं, यानी मतलब इतनी नवाबगिरी थी उनकी कि उन्होंने उसको खाया भी नहीं, सिर्फ सूंघ के ही उसका स्वाद चख लिया और उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो इसी बातों को लेखक ने समझाया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वास्तविकता में नहीं जीते हैं। हो सकता है कि आज तुम्हें जो खीरे मिल रहे हैं वो और लोगों को शायद ना भी मिले, लेकिन दिखावे में, अपने आप को ऊंचा दिखाने में इंसान इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वह ये भूल जाते हैं कि हमें किस चीज का आदर करना है और किस चीज का नहीं करना है, ठीक है ना। तो यही सब कहानी है इसमें, लखनवी अंदाज, है ना। नवाब कहाँ के थे, वे लखनऊ के थे, तो लखनऊ के नवाबों के बारे में पता है, उन्हीं की नवाबगिरी के बारे में एक अंदाज दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यस, तो प्रश्न नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। कोई भी डाउट हो बच्चों तो जल्दी से मुझसे क्लियर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है, ठीक है। देखो, आमतौर पर क्या होता है ना, जब हम जर्नी करते हैं, अगर हम अकेले जर्नी करते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई एक ऐसा हमें पार्टनर मिल जाए जिससे कि हमारा टाइम अच्छे से पास हो जाए। जब कोई हमारे बराबर में आके बैठता है तो उससे हाय हेलो, कहाँ तक जाना है, कुछ पूछते हैं। लेकिन जब लेखक नवाब साहब के बराबर में जाकर बैठे तो उनके हाव भाव बहुत अजीब से थे। उन्हें ऐसा, मतलब ऐसा क्या हुआ था, किन हाव भाव से, हाव भाव मतलब उनका एक्सप्रेशन, किन एक्सप्रेशन से उन्हें लग रहा था कि वह उनसे बिल्कुल भी बातचीत करना नहीं चाहते हैं। तो उत्तर, लेखक के अचानक ट्रेन के डब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखें तथा मुख पर एक एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने के चिन्ह असंतोष दिखाई दिए। अब यहाँ क्या बात थी, नवाब साहब सोच रहे थे कि अच्छा है मैं अकेले बैठ के जाऊंगा और सब सही रहेगा, लेकिन क्या हुआ कि वह जो है मतलब वो आ गए। तो लेखक ने ये अंदाजा भी लगाया कि हो सकता है वह थोड़े से पैसे बचाने के लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ना लिया हो, ठीक है। तो जैसे उन्होंने देखा तो मतलब उनके आंखों में और मुंह पर एक चिंतन की भावना, एक टेंशन आ गई, ठीक है ना। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की, कि उनसे बात करने के लिए कोई भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई कि अपनी तरफ से कोई बात शुरू करें, ना ही उसकी तरफ देखा, ना ही उनकी तरफ देखा, ठीक है ना, जैसे जस्ट इग्नोर कर दिया। इससे लेखक स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभार हुआ। तो लेखक को लगा कि शायद ये मेरे से बात करने में कतई भी उत्सुक नहीं है, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, यत्न से मतलब बहुत मेहनत से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, ठीक है, उस पे नमक मिर्च लगाया, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, मतलब क्यों भाई, जब इतनी मेहनत से कोई काट रहा है, उस पे नमक मिर्च बुरक रहा है तो उसको खा भी लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों किया होगा। उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, यानी उनके स्वभाव को कैसा बताता है, ठीक है। नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया, ठीक है ना। नवाब साहब ने जो खीरा दिया था लेखक को खाने के लिए, उन्हें खाने को मना कर दिया। तो खीरा खाने की इच्छा था, तो सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उसे तुच्छ दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघकर फेंक दिया।
यानी ये बात समझ में आई क्योंकि लेखक ने खाने को मना करा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये तो कोई तुच्छ चीज है, अब भाई मैं तो नवाब हूं, मैं कैसे इस तुच्छ चीज का सेवन कर सकता हूं, तो इसलिए उन्होंने उसको फेंक दिया। ठीक है, नवाब के इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे दिखावे की जिंदगी जीते हैं, कि वे हमेशा दिखावे में ही रहते हैं और अपनी रईसी सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को रईस दिखाने के लिए, रईस मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाला, बहुत ज्यादा स्वाभिमानी इंसान दिखाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। जबकि उनका खीरा खाने का मन था, लेकिन क्योंकि लेखक ने उस खीरे को खाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने उस खीरे का सिर्फ सूंघकर ही खीरे को बाहर फेंक दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी के इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? ठीक है, हम लेखक यशपाल के विचारों से पूर्णतः सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती है। ठीक है, घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब उसमें कोई टॉपिक्स आएंगे, सब टॉपिक्स आएंगे, कोई चीज होगी, तभी तो वह कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं तो वो इतनी छोटी सी कहानी रह जाएगी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक है, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। संवाद मतलब जो भी उस कहानी में होता है, उन लोगों द्वारा बातें कही जाती हैं। कहानी में कोई ना कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए। कहानी का कोई उद्देश्य होना चाहिए, है ना, तभी तो हम जब मूवीज देखते हैं तो सस्पेंस होता है ना। सस्पेंस के बाद हमें मतलब पता होता है कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो कोई उद्देश्य होना चाहिए। यही कहानी के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, ओके। हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास, वेलकम सो मच। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? अगर इसी की हम बात करें तो हम इस निबंध को और क्या कहना चाहेंगे? इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि झूठा दिखावा ही था, नवाबी शान थी कि भाई मतलब वो खाया ही नहीं और फेंक दिया, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया कि मतलब कि सिर्फ शान के मारे उस खीरे को नहीं खाया, जबकि वह खीरा खाने के लिए कितनी देर से ललक रहे होंगे, कितने अच्छे से उसको सजा के रखा था, इसी बात से पता लग रहा था। साथ ही उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावट, जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है कि लोग सिर्फ प्रदर्शित करने में लगे रहते हैं। उस प्रदर्शन के चक्कर में वह अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशी को भी पूरा नहीं करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम जो प्रश्न कर रहे हैं वह रचना और अभिव्यक्ति का है। मैं हमेशा से बताती हूँ, रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न कोई उत्तर जरूरी नहीं कि जो मैं उत्तर लिखवाऊं आप वही लिखें। आप वह उत्तर लिखें जो उत्तर आपको उस चीज से समझ आता है। आपकी अपनी रचना, उसके बारे में आपकी अपनी अभिव्यक्ति। ठीक है बच्चों? यस, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब ने खीरा खाने की इच्छा से दो ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया, यानी किसी की खाने की इच्छा होगी तभी तो वह इतनी मेहनत करेगा। फिर जो तौलिया था उससे साफ करके सुखा लिया, फिर जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरे को काटा, उन्हें गोद कर झाग निकाले। जैसे कि आम आपके घर में भी मम्मी लोग जब सैलेड बनाती होगी तो खीरे की ये प्रक्रिया करती होगी, वह उन्होंने भी करी। फिर खीरे को बहुत सावधानी से छीलकर फाकों पर बहुत कायदे से जीरा नमक की सुर्खी बुरक दी, जीरा नमक बुरक दिया उसको टेस्ट देने के लिए। इसके बाद एक एक करके उनके फाकों को उठाया, उसके पीस को उठाया और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो यही सब प्रक्रिया थी उनकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5.2 यानी 5वें प्रश्न का खा पाठ।
किन किन चीजों का रसस्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं, यानी रसस्वादन करना, उसका स्वाद चखना, उसके स्वाद को और अच्छा बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक सबसे फेवरेट चीज का एग्जाम्पल लिया है, खीर, है ना। खीर सबको पसंद होगी ना बच्चों, किस किस को खीर पसंद है, जल्दी से मुझे कमेंट करिए। यस, हम खीर का रसस्वादन करने के लिए उसे अच्छी तरीके से एक कटोरी में परोसते हैं, यानी परसते हैं, एक बाउल में लेते हैं तथा उसके ऊपर काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता डालकर अच्छी तरह से सजाते हैं, फिर उसका स्वाद लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि काजू, किशमिश ये सब डाल के उसका स्वाद और अधिक बढ़ जाता है और खाने में वह बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, आप बताइए आप किन किन चीजों का रसस्वादन करना पसंद करते हैं? जैसे हम लोग पिज्जा खाने जाते हैं तो उसके ऊपर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालते हैं ना, तो यही सब मतलब तैयारी है, आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। सनक मतलब कि उनकी एक जिद। ठीक है ना, आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, नवाबों के बारे में पढ़ा होगा, सुना ही होगा। किस किसने सुना है बताओ मुझे, किस किसने सुना है? किसी एक के बारे में लिखिए। तो पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के सफेदपोश जीवन का पर्दाफाश किया गया। इससे उनके सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है कि उनका व्यक्तित्व सनकी है। ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकती है, नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते हैं, फिर चाहे उनके घर में पैसे की तंगी ही क्यों ना हो, वे बाहर खूब पैसा लुटाते हैं, यानी सिर्फ दिखावा करने के लिए वे अपनी खुशी, अपने पैसों का भी ध्यान नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या सनक, प्रश्न नंबर 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? क्या जो हमारी सनक होती है उसका कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? क्या कोई उसका रूप एक ऐसा हो सकता है कि उससे कोई पॉजिटिव वाइब्स मिले? यदि हाँ, तो ऐसी उन चीजों का उल्लेख करिए। तो ये सनक के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, क्या तो हम उस चीज को पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं या नेगेटिव वे में। जहां एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देती है। अगर कोई व्यक्ति जो है एक तरीके से नकारात्मक चीजें करता है तो वह अपना ही मजाक बनवा लेता है दुनिया में। वही सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध कर सकता है। अब जैसे कैसी सनक, अगर तुम सब बच्चों में पढ़ाई की सनक लग जाए तो 9th 10th, आपके 10th में 99% मार्क्स आ जाए तो आप प्रसिद्ध हो जाएंगे ना, न्यूज़पेपर में आपका नाम आ जाएगा, तो ये अच्छी सनक है। जैसे मदर टेरेसा की सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के बल पर देश की आजादी दिलाने की सनक सवार थी। अगर उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये सब नहीं किया होता, उनकी सनक नहीं होती कि देश को आजादी चाहिए, तो आज हम ऐसा नहीं होते, है ना। हम आज भी अंग्रेजों के ही चुंगल में जी रहे होते। समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं वीडियो के में और मुझसे क्लियर कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्रिया छाटकर वाक्य का भेद लिखना है, ठीक है ना। अब क्या क्रिया क्या जो कार्य हो रहा है, पहला देखते हैं। एक सफेदपोश सज्जन बहुत असुविधा से पालती मारकर बैठे थे, तो इसमें क्रिया क्या है? बैठे थे। और कैसी है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो क्रिया क्या है? क्या कार्य हो रहा है कि उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया, तो ये कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, तो क्या कार्य हो रहा है? कल्पना करना। क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खरीदे होंगे, ठीक है। काटना जो है वो सकर्मक क्रिया है और खरीदे होंगे वह भी सकर्मक है। यहाँ पर दो क्रिया हैं, ठीक है ना। एक तो खीरे को काटना और दूसरा खीरे खरीदे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खीरे के सिरे काटकर उन्हें गोदकर झाग निकालना, तो काटा सकर्मक है, गोदकर झाग निकालना भी सकर्मक क्रिया है।
नवाबी साहब ने सतृष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फाकों की ओर देखा। तो देखा अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर देखा मतलब उसका प्रयोग की बात की गई है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। तो क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर, नवाब साहब लेट गए, तो अकर्मक क्रिया है। थक कर, वह भी अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। जेब से चाकू निकाला, तो निकाला सकर्मक क्रिया है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमने अपना लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। जिसको भी इन प्रश्न उत्तर में कोई प्रॉब्लम हो वह जरूर बताइए, ठीक है। कल के सेशन में मैं आपको जैसे अभी तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया, देखो थोड़ा बेसिक नॉलेज दिया है ना, कि अब कल मैं आपको इसके सेशन में सकर्मक और अकर्मक क्रिया को विस्तार से बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्विज की तरफ बढ़ते हैं। यस, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? जल्दी से बताओ, टाइम खत्म होने वाला है। कनखियों से, कनखियों मतलब तिरछी नजरों से कौन देख रहा था नवाब साहब को? कौन था नवाब साहब के साथ रेलगाड़ी के डब्बे में? जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड, सब बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। यस यस बेटा, ऑप्शन नंबर बी लेखक है ना, नवाब साहब को तिरछी निगाहों से लेखक देख रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब की कहानी को लेखक ने कैसा बताया है? एक कथ्य बताया है, यात्रा वर्णन बताया है, या लखनवी अंदाज बताया है? क्या बताया है? क्या बताया है उनके लेखक ने नवाब साहब की कहानी को? कैसे थे नवाब साहब? जैसे नवाब साहब थे वही उनके बारे में बताया है। यस, टाइम खत्म। ऑप्शन नंबर सी लखनवी अंदाज, वेरी गुड। मोस्ट अच्छा, कुछ बच्चे कथ्य कह रहे हैं, नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर सी होगा लखनवी अंदाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने ट्रेन में सेकेंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? लेखक ने क्यों लिया था सेकेंड क्लास का टिकट? लेखक क्या चाहते थे? जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। क्या बताया था? यस यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। उन्होंने सोचा कि सेकेंड क्लास का मैं टिकट लेता हूं और रास्ते में मैं अपनी कहानी के विषय में सोचूंगा और मैं कहानी लिख पाऊंगा, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास का टिकट लिया था। और वहीं पर उन्हें नवाब साहब मिल गए थे। हो सकता है नवाब साहब झूठे दिखावे के लिए सेकेंड क्लास का टिकट लिया हो, या कुछ पैसा बचाने के लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ना लिया हो। इसी बात का उन्हें दहशत थी, तभी वह खिड़की से बार बार देख रहे थे कि कहीं कोई और नवाब उनको ना देख ले और उनको इस बात पर जलील होना पड़े, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? क्या बताया? उन्हें खीरा पसंद नहीं है, उनका पेट भरा हुआ है, या इच्छा नहीं है? क्या कारण बताया था? जो कारण बताया था ना, इसी वजह से उनकी चीजों को ठेस पहुंची थी। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, उन्हें खीरा पसंद नहीं है, तभी तो उन्होंने वह भी खीरा नहीं खाया नवाब साहब ने और उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। वार्तालाप की शुरुआत किसने की? वार्तालाप, बातचीत, बातचीत की शुरुआत किसने की थी? लेखक और नवाब साहब के बीच वार्तालाप की शुरुआत किसने की? जल्दी से बताइए। यस, किसने की थी? नवाब साहब ने की थी। कैसे कि सलाम वालेकुम और
खीरे का शौक फरमाएंगे ये कहकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? लेखक भी देख रहे थे, किसकी ओर? किसकी ओर देखेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, वेरी इजी, वेरी इजी। ओह, आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं सब बच्चे, वेरी गुड। सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, नवाब साहब की तरफ देख रहे थे तिरछी निगाहों से, और नवाब साहब लेखक की तरफ देख रहे थे। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी, नवाब साहब की तरफ। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? लेखक जानते हैं, या खीरा बेचने वाले जानते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी। यस, कौन जानते हैं? खीरा बेचने वाले, है ना? खीरे को काटेंगे, उसको छीलेंगे, उसको गोद के झाग निकालेंगे, है ना? उसको छील के फिर एक जगह सजाएंगे, उस पे जीरा, नमक, मिर्ची बुरकेंगे, तब वह बेचेंगे। तो लखनऊ स्टेशन पर जगह जगह खीरे, लखनऊ स्टेशन ही नहीं, सारे स्टेशनों पर खीरे मिलते हैं और ऐसे ही बेचे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? जब खीरे बिल्कुल तैयार हो गए तो नवाब साहब ने वह खीरे तैयार करने के बाद उसका क्या किया था? वे ऑप्शन नंबर ए, उसको खा गए थे, खिड़की से बाहर फेंक दिया था, जवान साहब को दे दिया। सॉरी, यहाँ बेटा कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। नवाब, ठीक है ना? नवाब साहब को दे दिया था, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। खिड़की से बाहर फेंक दिया था, कैसे? सूंघ कर, है ना? क्यों फेंक दिया था? अपनी नवाबी शान दिखाने के लिए। ठीक, ओके। तो यही हमारा सेशन खत्म होता है बच्चों। होमवर्क क्या है आपका? आपका होमवर्क है कि प्रश्न उत्तर को ध्यान से पढ़ें, है ना? प्रश्न उत्तर को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है विशाखा यूबी। आगे चलते हैं। अनअकैडमी जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने गोल्स को मैनेज करिए। आप सीबीएसई क्लास 9th में हैं या फिर आप सीबीएसई क्लास 10th में हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है? गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है ना? सब्सक्रिप्शन प्लान अलग देखो, सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के। ठीक है ना? लाइव क्लासेस होती हैं सारे सब्जेक्ट्स की, सारे टीचर आपको लाइव मिलते हैं। वीकली क्विज होता है, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है वीक में आपका क्विज होगा। डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट सीरीज होगी। 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा 1250 रुपए देने पड़ेंगे और टोटल 15,000 रुपए। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड क्या है? सब बच्चों को याद होना चाहिए, विशाखा यूबी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बताया था ना बेटा। देखो, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको दोनों में पढ़ाते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस क्विजेज होते हैं, क्रिएटिव कॉर्नर्स आपका प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना? अब और क्या होता है? पर्सनल मेंटर मिलता है ना? जो भी आपके डाउट्स होते हैं, एक टीचर आपका वो डाउट खत्म करता है। लाइव डाउट सेशंस होते हैं, 1-to-1 सेशंस होते हैं, पेरेंट्स भी कनेक्ट होते हैं और स्टडी प्लानर होता है। तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड विशाखा यूबी अप्लाई करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ऐप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं।
ठीक है ना। टेलीग्राम ऐप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे कि सारे टीचर्स के जितने भी क्लासेस होते हैं उनके बारे में आपको पता लग जाता है। जस्ट 9 एंड 10 को सब्सक्राइब करिए। सेशन अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो, सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है ना बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम सभी जानते होंगे, फिर भी चलो नए बच्चे जुड़ते हैं तो बता देती हूँ। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है। ठीक है ना। क्या है? विशाखा सक्सेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेफरल कोड विशाखा यूबी 10% आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।